नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं इकलाम भारती आपकी अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी ने रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म भरे होंगे और इन वैकेंसीज में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज आप लोगों को जीएस का देखने को मिल रहा है। तो जीएस में अगर हम लोग देखते हैं पिछले सालों के पेपर्स को, तो रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में विशेष तौर से रेलवे ग्रुप डी में जनरल साइंस एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी जो नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखा है उसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं और जनरल साइंस में विशेष तौर से हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिससे जो है सबसे ज्यादा प्रश्न हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, हम शुरू क्या कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी को। अगर बायोलॉजी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई इस ये जो बायोलॉजी शब्द है, यानी कि शुरुआती दौर में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जीव विज्ञान कहलाता था, लेकिन जीव विज्ञान को बायोलॉजी शब्द दो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो वर्ड है, ये किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है, दो व्यक्ति थे, एक तो थे लेमार्क लेमार्क और दूसरे थे ट्रेपिलेनस ट्रेपिलेनस। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भाई बायोलॉजी के जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आपका आंसर होगा लेमार्क एंड ट्रेपिलेनस ने, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो भर्ती आप लोगों के 19 में आई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भाई जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, इसके जनक कौन है, यानी इसके फाउंडर कौन है। तो फाउंडर के बारे में बात करें तो यहाँ पर अरिस्टोटल या अरस्तु साहब जो है वो जनक है किसके दोस्तों, वो बायोलॉजी के जनक है। यानी कि अरस्तु साहब को बायोलॉजी जीव विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, इनका जनक माना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है बायो और दूसरा है आप लोगों का लोगोस। बायो और लोगोस, और ये दोनों के दोनों वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा के वर्ड है। कौन सी भाषा के वर्ड है, तो ग्रीक भाषा के वर्ड है। और अगर ग्रीक भाषा की बात करें हम लोग तो ये किस देश की भाषा है, तो डियर स्टूडेंट्स ये ग्रीस देश की भाषा है। कौन सी देश की भाषा है, ग्रीस देश की भाषा है। और ये ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है और इसका जो पुराना नाम था, ग्रीस का पुराना नाम जो था दोस्तों वो था आपका यूनान, जो आप लोगों का यूनान था। अगर यूनान देश की बात करें तो यूनान को ही आपका मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है, मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आप लोगों ने मैसेडोनिया का नाम सुना होगा, या ये मैंने शब्द जब ये लिखा मैसेडोनिया तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो मैसेडोनिया है यही का रहने वाला हुआ करता था, तो जिसको कहा गया है सिकंदर महान के नाम से, जिसको जाना जाता है सिकंदर महान के नाम से। यानी कि इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिकंदर मैसेडोनिया यूनान का शासक हुआ करता था। इसके साथ ही दोस्तों अगर यूनान की बात करें तो यूनान की जो राजधानी है, यूनान की जो राजधानी हुआ करती थी वो एथेंस हुआ करती थी। और वर्तमान में भी आपकी जो ग्रीस देश की राजधानी है वो क्या है, आपकी एथेंस है। यहीं पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो सिकंदर है, सिकंदर के गुरु कौन रहे हैं, इसके टीचर कौन रहे हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर कौन रहे हैं। तो इसके गुरु रहे हैं दोस्तों अरस्तु साहब, जो कि माने गए हैं जनक, किसके जनक माने गए हैं आपके जीव विज्ञान के, बायोलॉजी। ठीक है। अगर हम इनके गुरु की बात करें, अरस्तु के गुरु कौन रहे हैं, तो अरस्तु के गुरु रहे हैं प्लेटो साहब,
प्लेटो साहब, और इनके जो गुरु रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके गुरु रहे हैं आपके सुकरात, सोक्रेटिस साहब। ठीक है, तो सुकरात साहब यानी सोक्रेटिस साहब जो है वो गुरु किसके हैं, वो प्लेटो के गुरु हैं। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हम जो यहाँ पर चीजें पढ़ रहे हैं वो चीजें इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं, और मेरा प्रयास भरपूर रूप से ये रहेगा कि आपको वही एग्जाम की वही चीजें आप लोगों को पढ़ाई हुए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। देखिए आप लोगों को बता दूं, मैं जो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिएगा हमारे साथ में, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अरस्तु साहब के बारे में एक बात और आप लोगों को जाननी है, वो क्या है, ये जनक माने गए हैं स्टूडेंट्स राजनीति विज्ञान के, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो फाउंडर है, जनक है, वो भी किसको माना गया है, अरस्तु साहब को ही माना गया है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायो और लोगोस, और बायो और लोगोस ग्रीक भाषा के वर्ड है। देखिए बायो का अर्थ होता है आपका जीवन, और लोगोस का जो मीनिंग होता है वो होता है अध्ययन यानी स्टडी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि भाई जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्या है, तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं यानी लाइफ को स्टडी करते हैं, ऐसे विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों का, उसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। इसमें जो टॉपिक शुरू होता है स्टूडेंट्स, वो शुरू होता है हमारा जीवधारियों के लक्षण से, जीवधारियों के लक्षण। देखिए जीवधारियों के लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो यहां से एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, तो जीवधारियों के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि भाई वो सजीव है और दूसरी वस्तु में निर्जीव है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण हम लोगों को देखने को मिलता है स्टूडेंट, वो मिलता है श्वसन, श्वसन या इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन, इसी को आपका रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इस कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया कहां पर चलती है, ये प्रोसेस कहां पर होता है, तो हम कहेंगे ये प्रोसेस आपका माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। देखिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो सभी नाम याद रखेंगे, यानी कि इंग्लिश वाले नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं और हिंदी वाले नाम भी आप लोगों को याद रखने। ठीक है, तो ये जो श्वसन है या कोशिकीय श्वसन है दोस्तों, ये प्रक्रिया कहां पर चलती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका में चलती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का ही दूसरा नाम क्या है हमारे पास में, सूत्रकणिका है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा घर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जामिनर के द्वारा, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, और जब बिजली घर की बात आती है तो दोस्तों बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी वाले बच्चे खासतौर से जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दिखा करके लेके चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोशिकीय श्वसन अभिक्रिया है कहाँ पर संपन्न हुई है, कंप्लीट हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको सूत्रकणिका भी कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ठीक है, अब मेनली श्वसन है क्या, श्वसन कहते किसको है, यानी कि ये प्रोसेस होता क्या है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर श्वसन वर्ड लिखा होगा तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सांस लेना और सांस को छोड़ना ही श्वसन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि भाई जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ में हम क्या कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी वायु को ले रहे होते हैं, एयर को ले रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या ले रहे होते हैं, हम वायु को ले रहे होते हैं, और वायु का फिल्ट्रेशन हो रहा होगा हमारे फेफड़ों में, यानी कि
लंग्स में उसको फिल्टर किया जा रहा होता है, और फिल्टर होने के बाद में वायु जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में घुल जाती है, ब्लड में घुल जाती है, और ब्लड में घुलने के बाद में हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी का एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, उसके माध्यम से पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो मेन वर्क है, अगर मैं पूछता हूँ बच्चों से कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम होता है रक्त को लाल करना, लेकिन ऐसा नहीं। हीमोग्लोबिन का जो मेन वर्क होता है दोस्तों, वो होता है कि वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि पूरे शरीर में प्रवाहित करने का काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ऑक्सीजन शरीर को ना मिले तो ऐसी स्थिति में हमारी डेथ क्यों हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो लास्ट हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, चाहे वो हमने किसी भी रूप में खाया हो, तो यहाँ पर जो है वो लास्ट में ग्लूकोज में टूट जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की 3 फॉर्म होती है। जब हम पोषक पदार्थों को पढ़ेंगे यानी कि न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे तो हम इन चीजों को अच्छे से जान रहे होंगे। ये दोस्तों मेरा आपसे दावा है, अगर आप मेहनत से मेरे साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस बार रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में जरूर होगा। तो यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट की 3 फॉर्म हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें आपका पहला फॉर्म होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ग्लूकोज की दूसरी फॉर्म होती है, ग्लूकोज होती है सिंपल फॉर्म, जिसको हम सरल रूप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जो कि मोनोसैकेराइड कहलाती है। देखिए जब आप क्या करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है, 6O2 जुड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रोसेस, ये प्रोसेस आप लोगों का यही प्रोसेस यानी कि ये जो रिएक्शन है यही क्या कहला रही है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहला रहा है। और उसके बाद में ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाती है, तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर एटम से पहले ऑक्सीजन जुड़ रही है किसी भी अभिक्रिया में तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और किसी अभिक्रिया अगर आपका एरो के बाद में ऑक्सीजन रिलीज होती है हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, यानी कि उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये क्या बन गया है भाई, ये बन गई है आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका जल यानी वाटर। और ये जो आप लोगों को एटीपी दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये आपकी ऊर्जा है। ये क्या है, ये एनर्जी है, ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा को कहा गया है, एटीपी को क्या कहा गया है, ऊर्जा का सिक्का कहा गया है। ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की मुद्रा या कोई फॉर्म एनर्जी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी। अब दोस्तों बात आती है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है आपके एटीपी को, जो कि आप लोगों को याद रखना। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, इसी को हमने नाम दिया है आपका ऑक्सीकरण। तो ये कोशिकीय श्वसन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार का हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो एक तो होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन भी इसको कहा जाता है। वायवीय श्वसन, ठीक है, तो इसको कहा जाता है। और दूसरा होता है आप लोगों का अनोक्सी श्वसन,
अनोक्सिया अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन। अगर इस अवायवीय श्वसन के बारे में बात करें, सबसे पहले ऑक्सीजन श्वसन के बारे में बात करते हैं। लेकिन शरीर को जब पूर्ण रूप से यानी संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही होगी, सारी शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही होगी, तो उस समय में शरीर में जो आपकी श्वसन अभिक्रिया चल रही होगी, कोशिकाओं में आपकी जो श्वसन अभिक्रिया चल रही होगी, उसको हमने नाम दिया है कोशिकीय श्वसन या वायवीय श्वसन अभिक्रिया। ठीक है, और ये मुख्य रूप से आपका जब आप विराम की अवस्था में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो उस समय में ये अभिक्रिया आपकी चल रही होती है। ठीक है, अगर अनोक्सिक श्वसन की बात करें तो स्टूडेंट ये जो अनोक्सिक श्वसन है ये मुख्य रूप से आपका कहां पर होता है, कौन से जीवों में होता है? तो जीवाणुओं में होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, फंजाई और आपका यीस्ट। यीस्ट मुख्य रूप से यीस्ट में आपका ये अवायवीय श्वसन हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि रेस्पिरेशन की दो प्रक्रिया होती है, दो प्रकार का होता है, ऑक्सीजन श्वसन और अनॉक्सीजन श्वसन। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप लोग दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाने के बाद में नेक्स्ट डे आप लोगों को पेन फील होता है। उसके पेन फील होने या दर्द महसूस होने का या मसल्स में जकड़न महसूस होने का कारण क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा कि भाई सभी कोशिकाओं में हमें क्या पाया जा रहा है? ग्लूकोज पाया जा रहा है। और ग्लूकोज जो होता है ये O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो ग्लूकोज होता है ये चेंज हो जाता है फ्रेंड्स आपका लैक्टिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि लैक्टिक एसिड नहीं है, ये लैक्टिक एसिड है। और यही वो लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प पैदा करता है, मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को दर्द महसूस होता है। ठीक है ना, पेन फील करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो श्वसन या कोशिकीय श्वसन अभिक्रिया है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।